दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, हमारी जो वीडियो है तो प्रतिदिन आपको सुबह 6:30 बजे मिलती थी, लेकिन किसी कारणवश हम आपको जो है तो 24 मार्च को होने वाले जो परीक्षा है उसके लिए जो सुबह 6:30 बजे नहीं दे पाए हैं, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। आगामी डेट के लिए जो भी आपको वीडियो मिलेंगी वो सुबह 6:30 बजे ही मिलेंगी, लेकिन जो 24 मार्च को पेपर होने वाला है उसके लिए आज अभी हम आपके लिए वीडियो लेकर आए हैं, और बाकी के शिफ्ट के लिए आप वही 6:30 बजे सुबह में ही मिलेगा। ठीक है, तो दोस्तों आज हम इसमें आपको बताने वाले हैं जो 24 मार्च को परीक्षा होने वाली है उसके अंतर्गत जो टॉपिक कवर होंगे, जो वीडियो बार बार जो क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं उसमें से है वैक्सीनेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है, निमोनिया है, न्यूट्रिशन, हेल्थ, विटामिन, और जो 24 मार्च का जो जीके क्वेश्चन है वो हमने यहाँ पे कवर किया है। डिप्थीरिया है, काली खांसी, पैथोलॉजी टेस्ट और टिटनेस। इतने जो टॉपिक हैं, टोटल 10 टॉपिक हैं, इनसे रिलेटेड हमने यहाँ पे दोस्तों वीडियो लाया है, और टोटल 100 MCQ है। तो आप इनको ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये 24 मार्च और उसके आगे वाले एग्जाम के लिए बहुत ही यूजफुल वीडियो है। तो चलिए देरी ना करते हुए शुरू करते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया गया है, भारत में सबसे पहले शुरू किया गया टीकाकरण कार्यक्रम कौन सा था? टीबी उन्मूलन कार्यक्रम, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, पोलियो उन्मूलन कार्यक्रम या नेशनल हेल्थ मिशन? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, यूआईपी जिसको शॉर्ट में कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीजल्स रूबेला वैक्सीन किस आयु वर्ग के बच्चों को दी जाती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर बी, 9 महीने से 15 साल तक के बच्चों को दी जाती है। दोस्तों जो ऑप्शन दिए गए हैं इन ऑप्शन को आप कंप्लीट पढ़ लीजिएगा, इसके बाद फिर आप आंसर दीजिएगा। हम यहाँ पे सिर्फ करेक्ट आंसर ही दे रहे हैं क्योंकि वीडियो आप लोगों के लिए जल्दी से अपलोड भी करना है ना। और दोस्तों अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके रखें, क्योंकि हर डेट के लिए हम एडवांस में आपके लिए वीडियो अपलोड कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वैक्सीन किस बीमारी की रोकथाम के लिए दी जाती है? जो HPV है, जिसको फुल फॉर्म है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, तो ये जो वैक्सीन है तो किस बीमारी की रोकथाम के लिए दी जाती है? सर्वाइकल कैंसर, डेंगू, मलेरिया या हेपेटाइटिस? तो दोस्तों इसका राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा? अगर आपको पता है तो कमेंट करिएगा, नहीं पता तो यहाँ पे देख लीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा सर्वाइकल कैंसर। सर्वाइकल कैंसर, या कि अगर आपके एग्जाम में मान लीजिए सिर्फ कैंसर भर रहता है तो वो कैंसर ही उसका आंसर होगा जो HPV वैक्सीन दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत को पोलियो मुक्त देश कब घोषित किया गया था? 2000, 2005, 2014 या 2019? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 2014। 2014 में भारत को पोलियो मुक्त देश घोषित किया गया था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, OPV और IPV में मुख्य अंतर क्या है? ये OPV और IPV दोनों वैक्सीन के नाम हैं, है ना। तो इन दोनों में अंतर क्या है? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बड़े बड़े ऑप्शन हैं, इनको आप पढ़ लीजिएगा, इसके बाद फिर आप बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। और मैं आपको यहाँ पे करेक्ट किए देता हूँ कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। OPV में जो वैक्सीन है ये मुंह द्वारा दी जाती है, जबकि IPV इंजेक्शन के रूप में दी जाती है। ठीक है, जो ओरल पोलियो वैक्सीन है ये जैसे 2 बूंद पिलाते हैं ना मुंह में, तो ये मुंह के द्वारा दी जाती है, जबकि IPV इंजेक्शन के रूप में दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोलियो वायरस के कितने प्रकार होते हैं? 1, 2, 3 या 4? पोलियो वायरस जो होता है कितने प्रकार का होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? 3। कौन कौन? टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3। 3 प्रकार के पोलियो वायरस होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोलियो वायरस का मुख्य संक्रमण मार्ग क्या है? किसके माध्यम से संक्रमण फैलता है पोलियो का? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, मच्छर के काटने से, दूषित पानी और भोजन के माध्यम से, वायु संक्रमण के माध्यम से या संक्रमित व्यक्ति के रक्त संपर्क से? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर बी, दूषित पानी और भोजन के माध्यम से ये पोलियो का वायरस फैलता है। नेक्स्ट है, OPV वैक्सीन का दुष्प्रभाव क्या हो सकता है? जैसे ओरल पोलियो वैक्सीन से लाभ मिलता है तो इसका दुष्प्रभाव भी तो कुछ ना कुछ हो सकता है ना, तो वो क्या होगा? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप वीडियो पॉज करके और ऑप्शन पढ़ लीजिए और फिर इसका आंसर दे दीजिए अगर आपको पता है तो, और नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा पैरालिटिक पोलियो, ऑप्शन नंबर बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है ओपीवी की 2 बूंदें कितनी प्रभावी होती हैं। जो 2 बूंद पिलाते हैं ना, जैसे कहते 2 बूंद जिंदगी की, है ना, तो ये जो ओपीवी की 2 बूंदें हैं तो कितनी प्रभावी होती हैं, 50%, 70%, 90% या 100%। तो दोस्तों ये होती है 90%, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है पल्स पोलियो अभियान भारत में पहली बार कब शुरू किया गया था। इसका आंसर तो आई थिंक सबको पता होगा क्योंकि आप लोग पढ़े होंगे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1994। ठीक है, लेकिन देखिए इसमें थोड़ा सा डाउट है, हो सकता है आप लोग जब पढ़े हों और कहीं तो आपको इसमें 1995 कहीं कहीं मिलता है। तो अगर आपके ऑप्शन में इस तरह से देखिए दोनों तो नहीं रहेगा। यहाँ पे देख लीजिए एक्सप्लेनेशन हमने किया है कि यदि प्रश्न में पहली बार शुरू होने की तिथि पूछी गई है तो 2 अक्टूबर 1994 को सही माना जा सकता है, लेकिन अगर प्रश्न राष्ट्रीय स्तर पर अभियान के व्यापक कार्यान्वयन से संबंधित है तो 1995 सही उत्तर होगा। ठीक है, अब यहाँ पे चूँकि क्वेश्चन में पूछा गया है ना, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है। यहाँ पे पूछा गया कि भारत में पहली बार कब शुरू किया गया था, तो शुरू किया गया था 2 अक्टूबर 1994 को। ठीक है, लेकिन अगर नेशनल लेवल की बात की जाए कि नेशनल लेवल में व्यापक रूप से कब शुरू किया गया था, तो ये 1995 इसका आंसर होगा। जब आपकी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो इस क्वेश्चन को आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट है ओपीवी का इस्तेमाल करने वाले प्रमुख देशों में से कौन सा देश अब आईपीवी का उपयोग कर रहा है। देखिए बहुत सारे देश हैं जो कि ओपीवी का यूज करते थे पोलियो के लिए, लेकिन अब कुछ ऐसे देश हैं जो कि आईपीवी का यूज करने लगे हैं ओपीवी के स्थान पे। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, तो इसमें से कौन सा देश जो है तो अब आईपीवी का यूज कर रहा है, तो वो है दोस्तों अमेरिका, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है WHO द्वारा पोलियो उन्मूलन के लिए कौन सा वैश्विक अभियान चलाया गया। मिशन इंद्रधनुष, पल्स पोलियो अभियान, ग्लोबल पोलियो उन्मूलन इनिशिएटिव या पोलियो पल्स, कौन सा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्लोबल पोलियो उन्मूलन इनिशिएटिव, GPEI फुल फॉर्म यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में दिया है GPEI और फुल फॉर्म है ग्लोबल पोलियो उन्मूलन इनिशिएटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है BCG वैक्सीन शरीर में किस प्रकार की प्रतिरक्षा उत्पन्न करता है, सक्रिय, निष्क्रिय, दोनों या कोई प्रतिरक्षा नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सक्रिय, एक्टिव इम्यूनिटी जिसको कहते हैं। जो BCG वैक्सीन है ना, तो ये सक्रिय प्रतिरक्षा उत्पन्न करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा BCG वैक्सीन को किस तरीके से दिया जाता है, मांसपेशी की तरफ से, त्वचा के नीचे, त्वचा में या मौखिक रूप से। तो अब बताइए इसका आंसर क्या आपको पता है। अगर पता है तो वीडियो पॉज करके पहले आंसर कमेंट करिएगा, इसके बाद फिर इसका राइट आंसर देखिए। अगर पता है तो, नहीं पता है तो देख लीजिए इसका राइट आंसर हो जाएगा त्वचा में। जो BCG की वैक्सीन है तो वो त्वचा के माध्यम से दी जाती है। नेक्स्ट है DPT का पहला बूस्टर डोज कब दिया जाता है, 6 महीने में, 1 साल में, 1.5 साल में या 5 साल में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1.5 साल, 1.5 साल। ठीक है, मतलब 16 से 24 महीने के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन या किसी भी ऑप्शन में डाउट है तो आप हमको कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है कि गर्भवती महिलाओं को टेटनस से बचाने के लिए TT वैक्सीन की कितनी खुराक दी जाती है, 1, 2, 3 या 5। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 खुराक दी जाती है TT वैक्सीन की गर्भवती महिलाओं को टेटनस से बचाने के लिए। नेक्स्ट है टेटनस के जीवाणु का मुख्य स्रोत क्या है, दूषित पानी, दूषित भोजन, मिट्टी और जंग लगे लोहे या संक्रमित व्यक्ति। तो बताइए जो टेटनस का जीवाणु होता है तो इसका मुख्य स्रोत का क्या है, कहाँ से ये टेटनस के जीवाणु उत्पन्न होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मिट्टी और जंग लगे लोहे। अगर मान लीजिए आप लोहे से कट जाते हैं तो वो टेटनस तो होगा, लेकिन अगर किसी लोहे में जंग लगा है उससे अगर आपका रक्त संपर्क हो जाता है तो आपको टेटनस हो ही जाएगा। नेक्स्ट है TT वैक्सीन की प्रभावशीलता कितने वर्षों तक बनी रहती है। दोस्तों ये क्वेश्चन क्या आपको पता है या इसके पहले आपने ये क्वेश्चन को सॉल्व किया है कि जो TT वैक्सीन की प्रभावशीलता है तो कितने वर्षों तक बनी रहती है, 1 साल तक, 5 साल तक, 10 साल तक या जीवन भर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर है 10 साल तक। जो TT वैक्सीन की इफेक्टिवनेस है वो 10 साल तक के लिए होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है MR वैक्सीन किन 2 बीमारियों के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करता है,
मम्स और रूबेला, खसरा और रूबेला, पोलियो और टेटनस, डिप्थीरिया और खसरा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? खसरा और रूबेला। ठीक है, अगर आपको इसमें से किसी ऑप्शन में डाउट है तो क्वेश्चन ज़रूर करिएगा। ठीक है, और हाँ दोस्तों, अगर चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखें। नेक्स्ट है, रोटा वायरस वैक्सीन किस बीमारी की रोकथाम के लिए दी जाती है? तो ये दी जाती है दोस्तों डायरिया, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, रोटा वायरस संक्रमण के मुख्य लक्षण क्या है? तो इसके मुख्य लक्षण है उल्टी और दस्त। रोटा वायरस संक्रमण का जो मुख्य लक्षण है तो उल्टी और दस्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोटा वायरस वैक्सीन किस रूप में दी जाती है? इंजेक्शन के रूप में, मौखिक रूप में, पैच या नसों में? तो ये दी जाती है दोस्तों मौखिक, ओरल ड्रॉप्स जिसको कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, भारत में नियमित टीकाकरण कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया था? जिसको सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम भी कहते हैं। ठीक है, तो ये कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? तो ये शुरू किया गया था 1985 में। नेक्स्ट है, निमोनिया की पुष्टि के लिए कौन सा डायग्नोस्टिक टेस्ट सबसे प्रभावी होता है? एक्सरे, सीटी स्कैन, ब्लड टेस्ट या ईसीजी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक्सरे। अगर किसी व्यक्ति को निमोनिया से पीड़ित है वो, तो उसको पता लगाने के लिए एक्सरे किया जाता है। किसका एक्सरे? चेस्ट का, सीने का, छाती का एक्सरे किया जाता है। नेक्स्ट है, भारत में बच्चों के लिए निमोनिया से बचाव हेतु कौन सा टीका दिया जाता है? तो ये दिया जाता है दोस्तों पीसीवी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, नवजात शिशुओं में वायरल निमोनिया का सबसे आम कारण क्या है? तो ये है दोस्तों श्वसन तंत्र संबंधी बहुकेंद्रकी वायरस, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, वयस्कों में अस्पताल में होने वाले निमोनिया के लिए कौन सा जीवाणु सबसे जिम्मेदार होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्यूडोमोनास एरुगिनोसा, ऑप्शन नंबर डी। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करके पूछ लीजिएगा, आप डाउट में मत रहिएगा। और एग्ज़ाम जाने से पहले ये वीडियो ज़रूर देख के जाएं, क्योंकि ये ऐसे प्रश्न हैं जो कि बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बीमारी से संबंधित, और ऐसे ही प्रश्न आ रहे हैं पूरे एग्ज़ाम के दौरान जितने लोगों से हमने एनालिसिस किया। तो नेक्स्ट है, निमोनिया के इलाज के लिए आमतौर पर कौन सी दवाइयाँ दी जाती है? एंटीबायोटिक्स, एंटीवायरल, एंटीफंगल या उपरोक्त सभी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी प्रकार की दवाइयाँ दी जाती हैं निमोनिया के। अब डिपेंड करता है कि कौन सी निमोनिया हुई है। नेक्स्ट है, निमोनिया के दौरान खून में ऑक्सीजन के स्तर को मापने के लिए कौन सा उपकरण उपयोग किया जाता है? थर्मामीटर, स्टेथोस्कोप, पल्स ऑक्सीमीटर या ब्लड प्रेशर मॉनिटर? तो बताइए कौन सी डिवाइस यूज की जाती है खून में ऑक्सीजन स्तर को मापने के लिए जब निमोनिया हो जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पल्स ऑक्सीमीटर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी संक्रमण से बचाव के लिए कौन सा टीका दिया जाता है? तो ये दिया जाता है दोस्तों HIV वैक्सीन, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, निमोनिया में कौन सा संकेत सबसे गंभीर स्थिति को दर्शाता है? हल्की खांसी, सांस लेने में कठिनाई, गले में खराश या सिर दर्द? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सांस लेने में कठिनाई, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निमोनिया का जोखिम किन लोगों से अधिक होता है? निमोनिया का जोखिम किन लोगों में अधिक होता है? तो ये होता है दोस्तों सभी में। 5 साल से कम उम्र के बच्चे में भी होता है, और जो 60 वर्ष से अधिक होते हैं उनमें भी होता है, जो कुपोषित लोग होते हैं उनमें भी इसका जोखिम अधिक होता है। इसका मतलब सभी में होता है। नेक्स्ट है, निमोनिया से बचाव के लिए पीसीवी वैक्सीन कितनी खुराक में दी जाती है? 1, 2, 3 + 1 बूस्टर या 5? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 + 1। ठीक है, 3 डोज दिया जाता है और 1 बूस्टर डोज दिया जाता है। नेक्स्ट है, निमोनिया मुख्य रूप से किस प्रकार की कोशिकाओं को प्रभावित करता है? न्यूरॉन, एरिथ्रोसाइट्स, अल्वियोली की एपिथेलियल कोशिकाएं या लिम्फोसाइट्स? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अल्वियोली की एपिथेलियल कोशिकाएं, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, वॉकिंग निमोनिया किस बैक्टीरिया के कारण होता है? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, माइकोप्लाज्मा निमोनिया, क्लेब्सिएला निमोनिया या हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों माइकोप्लाज्मा निमोनिया, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निमोनिया के रोगियों में
कंसोलिडेशन का क्या अर्थ है? निमोनिया के जो रोगी होते हैं तो उसमें कंसोलिडेशन का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है फेफड़ों में तरल पदार्थ का जमाव, ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों ऑप्शन जो बड़े बड़े हैं तो उनको आप वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं, हम यहाँ पे आपको सिर्फ करेक्ट ऑप्शन पढ़ के सुना रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकांक्षा का निमोनिया किस कारण से होता है? तो ये होता है दोस्तों भोजन, तरल पदार्थ या उल्टी के सांस में जाने से, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, HIV संक्रमित व्यक्तियों में निमोनिया का सबसे आम कारण कौन सा जीवाणु है? तो ये है दोस्तों न्यूमोसिस्टिव जीरोवेसी, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निमोनिया के इलाज में उपयोग होने वाली प्रमुख दवाएं कौन सी हैं? तो ये है एजिथ्रोमाइसिन और एमोक्सिसिलिन, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है। अगर किसी भी ऑप्शन में डाउट है, किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और वीडियो में अंत तक बने रहें, वीडियो बिना स्किप किए देखिएगा। टोटल 100 क्वेश्चन ही है, लेकिन अगर आपने ये 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया तो आपको बहुत हेल्प मिल जाएगी एग्ज़ाम में। नेक्स्ट है, निमोनिया में टेसिपिया क्या पढ़ते हैं इसको, आप पढ़ के बताइएगा। टैकिपनिया क्या क्या अर्थ है? दोस्तों हमको थोड़ा सा इसको प्रोनाउंसिएशन करने में प्रॉब्लम हो रही है, आप देख लीजिएगा क्या पढ़ते हैं। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा तेज़ी से सांस लेना, इसको कहते हैं। जो कहते होंगे थोड़ा सा हमको प्रोनाउंसिएट करने में प्रॉब्लम हो रही है, आप प्रोनाउंसिएट करके बताइएगा कमेंट करके कि क्या इसको पढ़ेंगे। नेक्स्ट है, PCV किस बैक्टीरिया से सुरक्षा प्रदान करता है? तो ये करता है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया से। नेक्स्ट है, लोअर निमोनिया किसे प्रभावित करता है? तो ये करता है केवल एक फेफड़े का पूरा हिस्सा, जो इसको लोअर निमोनिया कहते हैं, तो केवल एक फेफड़े का पूरा हिस्सा प्रभावित करता है। नेक्स्ट है, निमोनिया में साइनोसिस का क्या संकेत है? तो इसका संकेत है, इसका जो यहाँ पे संकेत है दोस्तों कि त्वचा और होठों का नीला पड़ जाना, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा पोषक तत्व शरीर में एंजाइमों और हार्मोन के निर्माण में सहायता करता है? तो ये करता है प्रोटीन, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में सोडियम का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका मुख्य कार्य है तंत्रिका संप्रेषण, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा पोषक तत्व सियोनजाइम के रूप में कार्य करता है? तो ये कार्य करता है विटामिन, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? तो ये है मछली और अलसी का तेल, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, शरीर में एंटीऑक्सीडेंट्स का कार्य क्या होता है? तो यह होता है दोस्तों रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिडन हंगर किस स्थिति को दर्शाता है? तो ये दर्शाता है कि सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में पोटेशियम की मुख्य भूमिका क्या है? तो इसकी मुख्य भूमिका है रक्तचाप को नियंत्रित करता है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लाइसेमिक इंडेक्स किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है कार्बोहाइड्रेट का पाचन और रक्त शर्करा पर प्रभाव, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, किस विटामिन को एंटी स्ट्रेस विटामिन कहा जाता है? इसको कहा जाता है दोस्तों विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में ऑस्टियोमलेशिया रोग किस कारण होता है? तो ये होता है विटामिन डी की कमी से। विटामिन डी की कमी से ऑस्टियोमलेशिया रोग होता है। नेक्स्ट है, तात्विक एमिनो अम्ल की संख्या कितनी होती है? तो ये होती है 9, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, हेमोग्लोबिन के उत्पादन के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? तो ये है आयरन, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, टैनिन और फाइटेट्स किसके अवशोषण में बाधा डालते हैं? तो ये डालते हैं कैल्शियम और आयरन, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाइमोजन किसे कहते हैं? अब बताइए कि आपको इसका आंसर पता है? अगर पता है तो कमेंट करिएगा, और नहीं पता तो देख लीजिए। जो जाइमोजन है उसको कहते हैं एक निष्क्रिय एंजाइम के रूप में जो होता है उसको जाइमोजन कहते हैं। नेक्स्ट है, फेरिटिन का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका कार्य है शरीर में आयरन का भंडारण करना, ऑप्शन नंबर बी।
नेक्स्ट है हानिकारक रक्तहीनता मुख्य रूप से किसकी कमी से होता है? तो ये होता है विटामिन B12 की कमी से, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस बनाए रखने में कौन सा खनिज सबसे महत्वपूर्ण है? तो ये है सोडियम और पोटेशियम, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है शरीर में कोलेस्ट्रॉल का क्या कार्य है? तो ये है हार्मोन और विटामिन डी का उत्पादन, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा खनिज शरीर में इंसुलिन के कार्य को प्रभावित करता है? तो ये करता है दोस्तों जिंक, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कैरोटीनॉयड किस विटामिन के पूर्व रूप होते हैं? तो ये होते हैं विटामिन ए के पूर्व रूप। कौन से होते हैं? कैरोटीनॉयड। दोस्तों आप हमको लास्ट में कमेंट करके बताइएगा कि टोटल 100 में से आपको कितने क्वेश्चन सही हुए हैं और कितने गलत हुए हैं, तो आप हमको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस विटामिन की अधिकता अति विटामिनता नामक स्थिति उत्पन्न कर सकती है? तो ये है दोस्तों विटामिन डी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पैक्टिन किस प्रकार का पोषक तत्व है? तो ये है फाइबर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड से कौन सा विटामिन संश्लेषित होता है? तो ये होता है दोस्तों विटामिन B3, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है किस तत्व की अधिकता विल्सन रोग नामक बीमारी का कारण बनती है? तो ये बनती है तांबा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेंसिडिटी मुख्य रूप से किस खाद्य पदार्थ से जुड़ी होती है? तो ये जुड़ी होती है वसा से, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है शरीर में होमोसिस्टीन का उच्च स्तर किस रोग का संकेत हो सकता है? तो ये हो सकता है दोस्तों हृदय रोग का, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है सोडियम पोटेशियम पंप किसका उदाहरण है? तो ये उदाहरण है सक्रिय परिवहन, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है फ्लेवोनोइड्स का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका मुख्य कार्य है कोशिकाओं की ऑक्सीडेटिव क्षति को कम करना। नेक्स्ट है एंटरोहेपेटिक सर्कुलेशन किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है पित्त का पुनः अवशोषण, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है सीलिएक रोग मुख्य रूप से किस कारण होता है? तो ये होता है ग्लूटेन संवेदनशीलता, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है सेलेनियम का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका मुख्य कार्य है एंटीऑक्सीडेंट के रूप में कार्य करना। नेक्स्ट अगला है रेजिस्टेंट स्टार्च का मुख्य लाभ क्या है? इसका मुख्य लाभ है आंत में अच्छे बैक्टीरिया को बढ़ावा देना, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है पूफा का पूरा नाम क्या है? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो है पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिंक किस एंजाइम के लिए सहकारक के रूप में कार्य करता है? तो ये करता है कार्बोनिक एनहाइड्रेज, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है शरीर में ब्राउन एडिपोज टिश्यू का क्या कार्य है? तो इसका कार्य है कैलोरी जलाकर गर्मी उत्पन्न करना, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है ग्लूटाथियोन क्या है? तो ग्लूटाथियोन क्या है? एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है लेप्टिन हार्मोन किस प्रक्रिया को नियंत्रित करता है? तो ये करता है दोस्तों भूख और ऊर्जा संतुलन, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है हाइपरकैलेमिया किस खनिज की अधिकता से होता है? तो ये होता है पोटेशियम की अधिकता से, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट लिपिड पर ऑक्सीडेशन से बचने के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? तो ये है विटामिन ई, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कीटोजेनिक डाइट में किस पोषक तत्व की अधिकता होती है? तो ये होती है वसा की अधिकता। नेक्स्ट जॉन्डिस में त्वचा पीली क्यों हो जाती है? तो ये होती है बिलीरुबिन की अधिकता के कारण, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है डिप्थीरिया टॉक्सिन मुख्य रूप से शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो ये हृदय और तंत्रिका तंत्र को, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है डिप्थीरिया का सबसे प्रमुख लक्षण क्या है? तो यह है मोटी ग्रे रंग की झिल्ली गले में बनना, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है डिप्थीरिया के लिए किस प्रकार की वैक्सीन दी जाती है? तो ये दी जाती है दोस्तों टॉक्साइड वैक्सीन, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है सिक टेस्ट का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो ये किया जाता है डिप्थीरिया प्रतिरोधक क्षमता की जांच के लिए, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है डिप्थीरिया के निदान के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है?
तो ये किया जाता है बैक्टीरियल कल्चर टेस्ट, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, डिप्थीरिया के लिए कौन सा एंटीबायोटिक सबसे अधिक प्रभावी होता है? तो ये होता है पेनिसिलिन और एरिथ्रोमाइसिन, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, डिप्थीरिया का कारण बनने वाला कोरिने बैक्टीरियम डिप्थीरिया किस प्रकार का बैक्टीरिया है? तो यह है ग्राम पॉजिटिव बैसिलस, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, बुलनेक लक्षण किस बीमारी में देखा जाता है? टाइफस, डिप्थीरिया, रेबीज या मलेरिया? तो ये देखा जाता है दोस्तों डिप्थीरिया में। बुलनेक मतलब जो गर्दन मोटी हो जाती है, तो ये लक्षण बीमारी डिप्थीरिया के में देखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिप्थीरिया का मुख्य रूप से कौन सा प्रकार अधिक खतरनाक माना जाता है? तो ये माना जाता है दोस्तों फारिनाजियल डिप्थीरिया, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, 24 मार्च को किस महत्वपूर्ण वैश्विक स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है? 24 मार्च को किस महत्वपूर्ण वैश्विक स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो इसे मनाया जाता है विश्व क्षय रोग दिवस, ऑप्शन नंबर डी। वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट मुख्य रूप से किस संक्रमण के लिए किया जाता है? तो ये किया जाता है HIV के लिए, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, वाइडल टेस्ट का उपयोग किस बीमारी की पुष्टि के लिए किया जाता है? तो ये किया जाता है टाइफाइड के लिए, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, HbA1c टेस्ट का उपयोग किस रोग की जांच के लिए किया जाता है? तो ये किया जाता है डायबिटीज के लिए, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, मलेरिया की पुष्टि के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? तो ये किया जाता है दोस्तों RDT, ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों RDT का फुल फॉर्म क्या है, आप हमको कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट है, VDRL टेस्ट का उपयोग किस संक्रमण की जांच के लिए किया जाता है? तो ये किया जाता है सिफिलिस की जांच के लिए, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, डी डाइमर टेस्ट किस स्थिति के मूल्यांकन के लिए किया जाता है? तो ये किया जाता है दोस्तों ब्लड क्लॉटिंग डिसऑर्डर, ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने 100 क्वेश्चन आपके लिए कंप्लीट करा दिए और थैंक्स फॉर वाचिंग, ऑल द बेस्ट आप सभी को 24 मार्च के एग्ज़ाम के लिए और उसके आगामी एग्ज़ाम के लिए भी। जिनका भी क्वेश्चन अभी एग्ज़ाम अभी नहीं हुआ है तो वो ये वीडियो देख लें एग्ज़ाम में जाने से पहले और अपनी पूरी तैयारी के साथ जाएं। आप सभी को आगामी परीक्षा की बहुत बहुत शुभकामनाएं और ऐसे ही हमारे चैनल से जुड़े रहें और जिन लोगों का एग्ज़ाम नहीं हुआ है उन सभी के लिए मैं वीडियो लेकर आता रहूँगा हर एक डेट के लिए, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही और मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।